हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे रोड ज्योमेट्रिक्स में साइड डिस्टेंसेस के बारे में। साइड डिस्टेंसेस हाईवे इंजीनियरिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक होता है। इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ये आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइड डिस्टेंसेस क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स हैं और उन सारे टाइप्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले साइड डिस्टेंस समझते हैं। आप किसी हाईवे पे मूव कर रहे हैं और सडनली आपको एक किसी आप कर्व पे मूव कर रहे हैं या फिर आप किसी हिल्स पे जा रहे हैं, तो आपको उस कर्व से दूसरी तरफ से आता हुआ व्हीकल दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही सबसे पहले इंस्टेंट पे जब आपको वो व्हीकल दिखाई पड़ता है, उसके बाद जो आप ब्रेक्स लगा करके अपने व्हीकल को स्टॉप करते हैं या फिर अगर आपको कोई व्हीकल स्लो व्हीकल जा रहा होता है और उसको ओवरटेक करके जो आप आगे उसके पहुंचते हैं, तो वो जो टोटल डिस्टेंस आप कवर करते हैं, या तो ओवरटेक करने के केस में जहाँ पे आप पहले थे इनिशियल लोकेशन और जहाँ पे आप फाइनल लोकेशन होंगे, मतलब आपका ये लोकेशन अगर आपका इनिशियल था, ये आगे एक स्लो मूविंग व्हीकल थी, तो आपने यहाँ से इसको ओवरटेक करके ये वाला डिस्टेंस कवर किया और फिर आपकी व्हीकल यहाँ आ गई। तो ये जो आपने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कवर किया, ये एक तरह का साइड डिस्टेंस है। इसको हम लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। फिर एक तरह का साइड डिस्टेंस ये है कि आप एक हाईवे पे जा रहे हैं और आपको यहाँ एक ऑब्स्ट्रक्शन था जिसकी वजह से आपको सामने वाली व्हीकल दिखाई नहीं पड़ रही थी जो सामने से आ रही थी। लेकिन जैसे ही आप आगे मूव करते रहे तो इस पॉइंट पे आकर के आपको अचानक से ये व्हीकल दिखाई पड़ती है। तो ये व्हीकल देखने के बाद आपका जो रिएक्शन होता है कि आपको व्हीकल स्टॉप करना है, तो उसके बाद जो आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, फिर जो व्हीकल स्टॉप होता है, तो वो जो डिस्टेंस कवर करता है व्हीकल कंप्लीटली स्टॉप होने के लिए, वो डिस्टेंस इस केस में कहलाता है आपको साइड डिस्टेंस। ठीक है, एक तो ये हो गया साइड डिस्टेंस, एक इस तरह का साइड डिस्टेंस हो गया। एक होता है कि जब हम लोग इंटरसेक्शन पे जा रहे होते हैं, किसी रोड के इंटरसेक्शन पे हमारी एक तरफ से एक व्हीकल मूव कर रही होती है, दूसरी तरफ से दूसरी व्हीकल मूव करती है। अगर यहाँ पे हमारा कंट्रोल ट्रैफिक नहीं है, मतलब एक ट्रैफिक सिग्नल अगर इसमें नहीं है हमारा, तो फिर दोनों व्हीकल एक अपने अपने रास्ते पे जाना चाहेंगी, तो उसके लिए जो यहाँ कॉलिजन होने के चांसेस होंगे। तो जब आपको एक यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है और आपको अचानक से ये वाली व्हीकल दिखाई पड़ती है, तो सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ लग रहा था कि आपको फिर कितना टाइम, कितना डिस्टेंस लगेगा आपको अपने व्हीकल को कंप्लीटली स्टॉप करने में, और सेम कितना टाइम लगेगा इस व्हीकल को कंप्लीटली स्टॉप करने में, ये आपको कहलाता है साइड डिस्टेंसेस। तो ये होता है साइड डिस्टेंसेस एट इंटरसेक्शन। इसको हम लोग कहते हैं साइड डिस्टेंस एट हॉरिजॉन्टल कर्व। फिर एक केस आता है कि जब आप वर्टिकल कर्व पे जा रहे होते हैं और वो आपका समिट कर्व होता है, तो उस केस में जब आप ऊपर क्लाइंब कर रहे होते हैं कर्व को, तो आपको सामने वाले साइड से जो आपको व्हीकल क्लाइंब कर रहा होगा वो आपको शो नहीं होगा एक डिस्टेंस तक। उसके बाद जिस पॉइंट पे आपको ये शो होगा कि सामने से एक व्हीकल आ रहा है, तो उसके बाद जो आपको डिस्टेंस लगेगा कंप्लीटली अपने व्हीकल को स्टॉप करने में, वो कहलाएगा साइड डिस्टेंस एट वर्टिकल समिट कर्व। तो ऐसे आपको ये 3 एग्जांपल हो गए, एक आपको ये ओवरटेकिंग का एग्जांपल हो गया। तो ऐसे ऐसे आपको 4 केसेस हैं, बहुत सारे। इसमें जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और भी डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस दिए जाएंगे, तो उससे आप समझेंगे कि आपको साइड डिस्टेंसेस कैसे निकालना है। आप किसी व्हीकल, अगर आप किसी वन वे रोड पे जा रहे हैं, सामने से एक व्हीकल आ गया आप ही के लेन से, तो आपको कितना टाइम उसको स्टॉप करने में लगेगा, उसमें आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, उसमें आपका लैग डिस्टेंस होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके, जब हम लोग ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो हम लोग उसमें समझेंगे। तो अब ये साइड डिस्टेंसेस के जो इतने टाइप्स बताएं, इसको अगर हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो साइड डिस्टेंसेस ये 5 टाइप्स के हैं ब्रॉडली। पहला आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, अभी डिस्कस करेंगे क्या होगा। सेकंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। थर्ड है सेफ साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शंस। फोर्थ इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एंड फिफ्थ है हेडलाइट साइड डिस्टेंस। अब ये सारे साइड डिस्टेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग नाम से समझे तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मतलब है कि किसी भी इंस्टेंस पे जब आपने सामने से एक व्हीकल आते हुए देखा या आपने एक ऑब्स्ट्रक्शन देखा, अगर वो व्हीकल नहीं, एक ऑब्स्ट्रक्शन कुछ रोड पे अगर रखा हुआ है, तो आपको जैसे ही वो सबसे फर्स्ट टाइम आपको वो विजिबल होता है, वहां से जो आप ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के पहले जो आपका टाइम लैप्स होता है, उस टाइम पे आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, और फिर ब्रेक लगने के बाद से लेके व्हीकल स्टॉप होने तक ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये डिस्टेंस आपका कहलाता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसका मतलब ही होता है कि आप व्हीकल को स्टॉप करने के लिए अपने ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं।
फिर दूसरा आता है आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। जब आप किसी वन वे रोड पे या वन वे रोड पे जा रहे हैं, आपको सामने से व्हीकल आ रही है और एक तरफ से आपकी स्लो मूविंग व्हीकल जा रही है, तो आपको स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करना होता है। तो उसको ओवरटेक करने के लिए, और अगर सामने से व्हीकल आ रही है या सामने से व्हीकल नहीं आ रही है, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो अगर सामने से व्हीकल नहीं आ रही है तो आपको कितना डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, आपको स्लो मूविंग व्हीकल को पीछे से ओवरटेक करके आगे आने में। या फिर अगर आपको सामने से व्हीकल भी आ रही हो और आपको इधर से भी एक व्हीकल जा रही हो, उसके बाद अगर आपको फिर भी उसको ओवरटेक करना है, तो आपको कितना मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा जो आपको उसको ओवरटेक करने में लगेगा। फिर वो आपको रियल केसेस में जब आप ओवरटेक करते हैं किसी व्हीकल को, तो आप वहाँ देखते होंगे कि जब सामने से व्हीकल आ रही होती है तो आप अपने माइंड में कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा इसको ओवरटेक करने में, ताकि वो व्हीकल जब तक आपके बराबर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो वो जो डिस्टेंस टोटल आप ट्रेवल करते हैं वो कैलकुलेट होता है, आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वो कहलाता है। तो हाईवेज पे कई बार ना ओवरटेकिंग के लिए लेन्स प्रोवाइडेड होते हैं, डिस्टेंसेस आपको कैलकुलेट करके, जैसे आपने किसी हाईवे के लिए कैलकुलेट किया और आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का लेंथ आ रहा है 515 मीटर, तो वो क्या करते हैं कि 700 या 800 मीटर का आपको एक ओवरटेकिंग लेन प्रोवाइड करते हैं। इसमें है कि अगर एक स्लो मूविंग व्हीकल को आपको ओवरटेक करना है तो आप उस पार्टिकुलर एरिया में ओवरटेक कर सकते हैं। तो अगर वैसा इस केस में अगर आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का जो लेंथ आया है और अगर वो आपको रोड पे प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है फॉर सम रीजंस, तो उस केस में आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस अगर आपका 600 मीटर आया है, तो आपको 600 मीटर अगर आपको प्रोवाइड करने का वहाँ पे मार्जिन नहीं है, तो आप क्या प्रोवाइड करेंगे, तो आप प्रोवाइड करते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, जिसको हम लोग ISD बोलते हैं। ये वो वैल्यू होता है जब आपको व्हीकल को ओवरटेक तो करना है, बट ओवरटेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड डिस्टेंसेस आ रहे हैं वो डिस्टेंसेस साइड पे एक्चुअल में प्रोवाइड नहीं किए जा सकते हैं, तो उसका एक इंटरमीडिएट वैल्यू होता है जो हम लोग मिनिमम होता है कि ये तो अगर ओवरटेकिंग करना है तो ये अगर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो ये डिस्टेंस तो एटलीस्ट प्रोवाइड करें। अगर ये हम लोग प्रोवाइड कर देंगे तो फिर हमारा वहाँ से व्हीकल ओवरटेक हो सकता है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस भी प्रोवाइड नहीं हो सकता है तो फिर वहाँ पे ओवरटेकिंग अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है कि आपको जो कंप्लीट डिस्टेंस जो आपको रिक्वायर्ड हो रहा है, और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है ये आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का कुछ टाइम्स मल्टीपल होता है। मतलब अगर आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 300 मीटर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके सामने से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपने देखा और आपको वो उस स्पीड पे, आप जिस भी स्पीड पे चल रहे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा, उस स्पीड से आपको उस ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद इतना मीटर आपको डिस्टेंस लगा व्हीकल को कम्प्लीटली स्टॉप करने में। तो वो जितना आता है उसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हम लोग लेते हैं, वो हमारा आता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, और फिर वो हमारा हम लोग रोड पे प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से आपका ओवरटेकिंग अलाउड होता है। इसके बाद आता है सेफ साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शंस। आपने जैसे इंटरसेक्शन वाला ये आप फिगर देख रहे होंगे, इसमें जब आपके दो तरफ से व्हीकल आ रहे हैं तो दोनों व्हीकल को स्टॉप होने में कितना डिस्टेंस कवर करना होगा। अगर इसका स्पीड फॉर एग्जांपल आपका 80 किलोमीटर पर आवर है और इसका स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको कितना डिस्टेंस ये दोनों कवर करेंगे अपने अपने पार्टिकुलर व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, वो आपको कहलाता है सेफ साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शंस। मतलब आपको कितना सेफ साइड डिस्टेंस आपके पास अवेलेबल है, जैसे आपने व्हीकल को देखा उसके बाद आपको कितना डिस्टेंस आपको लगा कि व्हीकल को स्टॉप करने में। तो इसमें आपको क्वेश्चंस आते हैं कि कॉलिजन को अगर अवॉइड करना है तो उस केस में आपका कितना सेफ साइड डिस्टेंस होगा, तो वो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के हिसाब से कि व्हीकल कितने स्पीड पे है उस हिसाब से आप दोनों साइड डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं कि हमें कितना मीटर में हमारा कॉलिजन हो जाएगा। तो वो हमारा दोनों का इंडिविजुअल आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकलता है। सेफ साइड डिस्टेंस का मतलब ही है कि व्हीकल को आपको सेफ रखना है, तो सेफ रखना तो आपको कंप्लीटली स्टॉप करना होगा, तो एक व्हीकल स्टॉप होगा तभी तो आपको दूसरा व्हीकल क्रॉस करेगा। तो इसलिए आपको ये थर्ड वाला जो है सेफ साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शंस, ये आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास एक SSD है, एक OSD है और एक ISD है। इसके बाद आता है आपको हेडलाइट साइड डिस्टेंस। आपने हिल्स पे देखा होगा कि आप एक वैली कर्व में जब जा रहे होते हैं और इस तरह से आपकी व्हीकल जब नीचे इस तरह से मूव कर रही होती है, तो रात के समय में जब आपका हेडलाइट ऑन होता है तो वो हेडलाइट आपको कुछ यहाँ तक विजिबिलिटी देता है। तो ये आपका होता है हेडलाइट साइड डिस्टेंस, कि जब आप वैली कर्व को नेगोशिएट कर रहे हैं तो आपका किसी भी पॉइंट पे अगर आपका ये 80 के स्पीड से चल रहा है तो आपको सामने से कितने डिस्टेंस तक में आपको कोई भी जो आपकी व्हीकल आ रही होगी या ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो आपको विजिबल हो जाएगा। तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका हेडलाइट का साइड डिस्टेंस कितना है, मतलब आपका हेडलाइट आपको कितना डिस्टेंस तक विजिबिलिटी दे पा रहा है, तो वो आपको कुछ इस डिस्टेंस तक
दे पाएगा। तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग वर्टिकल कर्व पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग इस हेडलाइट साइड डिस्टेंस को कवर करेंगे। अभी हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन में सिर्फ हम लोग SSD, OSD एंड ISD को ही कैलकुलेट करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा हमारा सिर्फ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे। हम लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के साथ ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक लेंथी टॉपिक है और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी अपने आप में एक लेंथी टॉपिक है। तो अब ये तो सारी चीज़ हो गए आपको कि साइड डिस्टेंसेस क्या होते हैं, आपको कितने टाइप के साइड डिस्टेंसेस होते हैं, किस तरह से आपको व्हीकल कहाँ पे आपको कौन सा केस आ रहा है ये आपको समझना पड़ेगा, कि आपको व्हीकल ओवरटेक करना है या फिर आपको व्हीकल कोई ऑब्स्ट्रक्शन देख के स्टॉप करना है। तो इन सारे चीज़ों के लिए आपके IRC कोड ने एक स्पेसिफिकेशन दिया है। तो स्पेसिफिकेशन क्या है, तो ब्रॉडली अभी आपके पास सिर्फ 2 स्पेसिफिकेशन आपको समझने हैं। जो पहला स्पेसिफिकेशन है वो है कि जो व्हीकल आप मूव हो रही, जिसमें आप खुद को इमेजिन कर रहे हैं, उस व्हीकल में जो ड्राइवर का आई होगा, जो ड्राइवर बैठ के गाड़ी चला रहा होगा, तो उसका जो आई लेवल होगा वो रोड से आपको 1.2 मीटर के हाइट से होगा। ये आपका पहला कंडीशन है, ये आपका एजम्पशन है, ये आपको इसके 1.2 मीटर के हिसाब से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस 1.2 में आपको सारे व्हीकल्स के ड्राइवर का आई का लेवल आ जाता है। इसके बाद आपको हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जो आप सामने से ऑब्स्ट्रक्शन देख रहे हैं, या तो वो कार होगा या तो वो कोई रोड पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो उसका जो हाइट होगा वो 150 mm फ्रॉम ग्राउंड होगा, मतलब 0.15 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। अब ये 0.15 मीटर काफ़ी कम होता है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो तो ठीक है। अगर वो व्हीकल होगा तो उसका वैसे भी हाइट ज़्यादा होगा, तो व्हीकल का हाइट ज़्यादा होगा तो आपको विजिबिलिटी दूर से ही नज़र आ जाएगा। तो आपको वहाँ पे एक सेफर साइड एक आपको वैल्यू मिलता है कि अगर आपका ये व्हीकल कुछ इस हाइट का होगा तो आपको ये यहाँ के बदले यहाँ से ही नजर आ जाएगा। तो आपका जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो तो यहाँ से आप कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको वो यहाँ से एक्स्ट्रा लेंथ आपको मिल जाता है। इसलिए हम लोग जो है, जो मिनिमम हमारा ऑब्स्ट्रक्शन होगा हम लोग उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन IRC कहता है कि 0.15 मीटर का हम लोग रोड पे एज्यूम करेंगे कि हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आगे जब भी हम लोग फॉर्मूला में, जब भी हम लोग ड्राइवर्स आई की बात करेंगे या हम लोग जब भी ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट की बात करेंगे, तो हमें 1.2 मीटर और 0.15 मीटर हमेशा ये वैल्यूज लेना होगा। ये है आपके IRC के रिकमेंडेशंस। इसके बाद जब हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, जब हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे आएंगे, तो उसमें हम लोग फिर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, और फिर उसमें भी आपको 2-3 टॉपिक्स हैं, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि आपको उसके IRC कंडीशंस क्या क्या हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जो हमारा आज का टॉपिक होगा। अब हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता क्या है, कि जब भी हमने किसी ऑब्स्ट्रक्शन को देखा और हम उसको देख करके जो हमें व्हीकल को स्टॉप करने में जो टोटल टाइम लगा, वो होता है हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब हम लोग जानेंगे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और फिर उसके कैलकुलेशंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो हमें IRC से ऑब्टेन करना होता है, वो किस तरह से, किस कॉन्सेप्ट से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस या फिर नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी कहते हैं। एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, कि ये सबसे मिनिमम साइड डिस्टेंस है। अगर ये वाला डिस्टेंस आपका जो रिक्वायर्ड आ रहा है, अगर आपको उतना डिस्टेंस नहीं अवेलेबल होगा, जब आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखने के बाद जो आपको डिस्टेंस अवेलेबल रहता है, अगर वो इतना अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर वो आपको एक्सीडेंट का कंप्लीट चांस रहेगा, उसमें वो आपको एक्सीडेंट को इनवाइट करेगा। तो इसलिए आपको जब भी आप रोड प्लान करेंगे और आप अगर वहाँ से कोई कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व प्लान कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कर्व, अगर आप राइट डायरेक्शन में अगर आप कर्व प्लान कर रहे हैं, तो आपके उस जहाँ से आप कर्व स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर के उस कंप्लीट पूरा कर्व का विजिबिलिटी है कि नहीं है। अगर विजिबिलिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी लास्ट ड्राइंग में बात किया था, जहाँ पे फर्स्ट वाला ड्राइंग बना था, उसमें आपको एक ऑब्स्ट्रक्शन दिखाया गया था, अगर उस तरह का कोई भी केस है, तो आपको पहले ये कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना रिक्वायर्ड हो रहा है। अगर उतने डिस्टेंस तक विजिबिलिटी है तो फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन आपको इश्यू नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको विजिबिलिटी नहीं है तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन को तो आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो आपको रोड को उस तरह से प्लान करना पड़ेगा कि आपको वो मिनिमम साइड डिस्टेंस आपको अवेलेबल रहे। इसलिए इसको कहते हैं कई बार एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। इसके अलावा इसको कहते हैं नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस का मतलब क्या है, कि आपको ये वो डिस्टेंस है जिससे आप पास नहीं कर सकते। अगर आप फॉर एग्जांपल ओवरटेक करना चाह रहे हैं, तो ये वाला वो वाला डिस्टेंस है जो आपको ओवरटेक नहीं करने देगा, क्योंकि ये आपको एब्सोल्यूट मिनिमम डिस्टेंस है। इससे आप सिर्फ व्हीकल को स्टॉप ही कर सकते हैं। आप ओवरटेकिंग करने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा स्पीड और एक्स्ट्रा डिस्टेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेंगे ओवरटेक करने के लिए, तो जो टाइम लैप्स होगा, उसी टाइम लैप्स में आपको जो कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा था वो अब स्पीड इंक्रीज हो गया,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ज़्यादा कवर हुआ। तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा तो आपको ये वैसे ही मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो इसमें आपको पासिंग अलाउड नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको कहते हैं नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी। अब फैक्टर्स ऑन विच एसएसडी डिपेंड्स, मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अब किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अब वो ये आपको लिखे हुए हैं। पहला, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या है। सेकंड, स्पीड ऑफ द व्हीकल, जिसको हम लोग कहते हैं डिजाइन स्पीड। थर्ड, इफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स। फोर्थ, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन रोड एंड टायर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम जिसको हम लोग कहते हैं कि ये आपका कितना है। और आपका लास्ट है ग्रेडियंट ऑफ रोड। ये 5 वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कंप्लीटली डिपेंड करता है। इसमें से कोई भी एक वैल्यूज अगर आपको चेंज होंगे तो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जब उसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन उस फॉर्मूले में आते हैं, चाहे वो ग्रेडियंट हो या वो ब्रेकिंग एफिशिएंसी हो या फिर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो, डिज़ाइन स्पीड हो या फिर ड्राइवर का रिएक्शन टाइम हो, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। अब ये 5 चीज़ें क्या है, कैसे हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहला, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। अब ये क्या होता है, आप जब कोई व्हीकल चला रहे होते हैं, आप जब एक ड्राइवर सीट पे होते हैं तो आपने सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखा या फिर आपको कोई किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आपको ईयर से सुनाई पड़ा, या जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है आपके आगे, आपको वो आवाज़ पहले आया, विजिबिलिटी उस समय नहीं था, तो वो आवाज़ आना या तो ईयर के थ्रू या आइस के थ्रू, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जब ऑब्टेन होता है तो वो आपके माइंड में एक सिग्नल भेजता है, फिर माइंड उसको प्रोसेस करता है और फिर आपको एक कमांड देता है कि आपको ब्रेक्स अप्लाई कर देना चाहिए। तो वो जो इतना प्रोसेस करने के लिए जो टाइम लैप्स होता है, वो टाइम होता है आपको रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। अब वो कितना होता है तो वो वेरी कर सकता है, क्योंकि अगर ड्राइवर बहुत ही अगर एक्सपर्ट है तो उसका रिएक्शन टाइम 0.5 सेकेंड भी हो सकता है, लेकिन जनरल केसेस में 3 to 4 सेकेंड भी होता है। तो इन सारे को ध्यान में रखते हुए आईआरसी ने रिकमेंड किया कि हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो हम टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर को रखेंगे 2.5 सेकेंड्स। ये आईआरसी का रिकमेंडेशन है। तो एक तो हमें ये वाली वैल्यूज याद होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि ये आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या फिर आपको सेमेस्टर एग्जाम्स हो, ये t=2.5 सेकंड आपको नहीं गिवन होगा। तो आप जब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू याद होनी चाहिए। अब ये तो हो गया आपको कि रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। अब ये हुआ कि प्रोसेस माइंड में हुआ और उससे उसको कमांड आया। तो अगर यहाँ पे उसने किसी ऑब्स्ट्रक्शन को देखा और उसके माइंड में सिग्नल गया और 2.5 सेकेंड जो रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर है, तो अगर वो व्हीकल 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, तो जब हम लोग 2.5 सेकेंड लैप्स हो जाएगा तो 2.5 सेकेंड के बाद उसको पता चलेगा कि ब्रेक लगाना है, क्योंकि उसके माइंड में सिग्नल्स जाएंगे, फिर वहाँ से कमांड आएंगे। तो जब हम लोग अगर टोटल डिस्टेंस देखना चाहें तो ये 80 की स्पीड से 2.5 सेकेंड तक जो ट्रेवल करेगा वो हमारा उतना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट पे उसने ऑब्स्ट्रक्शन देखा, लेकिन इस पॉइंट से उसने ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू किया और यहाँ आकर के आपका व्हीकल जो है ये स्टॉप हो गया। ठीक है, तो आपका टोटल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये आपको क्या इंक्लूड करता है, ये वाला डिस्टेंस जो रिएक्शन टाइम में जो आपने ट्रेवल किया, और फिर आपका ये वाला डिस्टेंस जो आपने ब्रेक्स अप्लाई किया था। तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो व्हीकल को स्टॉप होने में टाइम लगता है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये हो गया आपका लैग डिस्टेंस। लैग मतलब कि जो 2.5 सेकंड का लैग हुआ आपके दिमाग को प्रोसेस करने में और फिर ब्रेक्स अप्लाई करने में, तो उसमें जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया वो हो गया लैग डिस्टेंस। और जो बाकी ब्रेक्स आपने अप्लाई कर दिया, तो ब्रेक्स तुरंत अप्लाई करने के तुरंत बाद ही व्हीकल स्टॉप नहीं हो जाता है, वो कुछ टाइम उसको भी स्टॉप होने में लगता है। वो डिपेंड करता है कि रोड का आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है रोड एंड टायर के बीच में, फिर आपका ग्रेडियंट्स पे, अगर आप स्लोप्स पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या आप प्लेन्स में चल रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस वो होगा जब आप अपने माइंड में आपका प्रोसेस चल रहा था 2.5 सेकंड तक, उस पर जो आपका स्पीड होगा उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाता है। तो आप स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो आपको ये लैग डिस्टेंस मिल जाएगा। और इसके बाद हम लोग ऐड कर देते हैं इसमें ये ब्रेकिंग डिस्टेंस, जो ब्रेक्स अप्लाई होने के बाद आपको टाइम लगा उसको स्टॉप होने में, जो डिस्टेंस आपने कवर किया। तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मिल जाता है। अब ये जो प्रोसेस होता है माइंड में, जो आपके कमांड सिग्नल्स जाते हैं, फिर वहाँ से जो आपके कमांड आते हैं, इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करता है PIEV थ्योरी। इसको हम लोग पीव थ्योरी बोलते हैं। ये आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से आपके माइंड पे सिग्नल जाते हैं, किस तरह से आप उसको प्रोसेस करके आपका ब्रेन आपको कमांड देता है और उसके अल्टरनेट ऑप्शंस क्या होते हैं।
तो PIEV क्या होता है? तो एक्चुअली ये शॉर्ट फॉर्म है, P फॉर परसेप्शन, I फॉर इंटेलेक्शन, E फॉर इमोशन एंड V फॉर वॉल्यूशन। अब इनको ही आपको शॉर्ट फॉर्म करके ये थ्योरी बना है, PIEV थ्योरी। अब ये क्या है? देखिए, ये आपका एक ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन। ये आप एक रोड पे ट्रेवल कर रहे थे, आपने यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन देखा, तो जैसे ही आपने यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन देखा तो आपके माइंड में एक सिग्नल गया। वो सिग्नल आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए आपके ब्रेन तक पहुंचा। तो ये हुआ आपका परसेप्शन की जैसे ही आपने कुछ सुना या आपने कुछ देखा तो उसको आपके माइंड में वो एक सिग्नल जाता है। तो वो आपको जो टाइम जो वे लैप्स होता है जो आपके माइंड तक सिग्नल पहुंचाता है, ये कहलाता है आपको परसेप्शन टाइम। ठीक है। इसके बाद आपके ब्रेन में जब वो सिग्नल्स पहुंच जाते हैं तो फिर ब्रेन उस सिग्नल को समझता है, फिर उसके ऊपर वो एक डाटा पूरा कलेक्ट करता है कि क्या क्या केसेस हो रहे हैं। जैसे आपने देखा, आपको लगा कि वो एक्सीडेंट होने वाला है, फिर कितने दूर पे है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में कलेक्ट होते हैं। तो वो आपका कहलाता है, जितने टाइम में वो आपको जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है वो आपको कहलाता है इंटेलेक्शन टाइम। फिर उसके बाद आता है इमोशन, पी हो गया, फिर आई हो गया। जब ब्रेन में आई इंफॉर्मेशन मतलब इंटेलेक्शन कलेक्ट हो गया, फिर आते हैं इमोशंस की बारी कि अब आपको या तो डर लगेगा या फिर आपको गुस्सा आएगा या फिर आपके दिमाग में एक सेकंड थॉट्स आएंगे कि कोई दूसरा ऑप्शन ले लिया जाए। तो वो इसको ये होता है आपका इमोशन टाइम। इसमें आपको या फिर आपका सुपरस्टिशन, अगर आप बहुत सुपरस्टिशियस है तो फिर आप वहाँ पे अपने सुपरस्टिशन के हिसाब से फिर आप एक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे में जो टाइम लैप्स होता है ये होता है आपको इमोशन टाइम, कि आपको कोई डर लग गया या आपको लगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, अब वो अवॉइड नहीं हो सकता है, आप व्हीकल को वहाँ से फिर आप ब्रेक लगाने के लिए पूरी कोशिश लगा देते हैं। तो ये जो आपका इमोशन टाइम होता है जो इतना आपके दिमाग में प्रोसेस होता है, और फिर जब वो कमांड भेज देता है कि ब्रेक्स लगा देने चाहिए या फिर वो कमांड दे देता है कि आपको ब्रेक्स को एक लगाना है या फिर नहीं लगाना है या फिर आपको व्हीकल को जाने देना है। कई बार ऐसा केसेस भी आता है कि जब आप ये डिसाइड करते हैं कि अब आप अगर ब्रेक्स लगाएंगे तो भी वो इफेक्टिव नहीं होगा, तो आप ये डिसाइड करते हैं कि व्हीकल को जाने देते हैं, लेफ्ट से आप कुछ डाइवर्ट करके निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको होता है वॉल्यूशन टाइम में आता है। तो ये आपको एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि आपका कमांड टाइम है, जो ब्रेन आपको वापस कमांड देता है आपके लेग्स को कि आपको ब्रेक्स अप्लाई कर देना चाहिए, वो आता है आपका वॉल्यूशन टाइम में। तो ये है आपका PIEV थ्योरी। तो इस पूरे प्रोसेस में ये जो नॉर्मल प्रोसेस आपका यहाँ से आपके P तक, फिर P से I, E एंड फिर आपका V तक, ये जो पूरा प्रोसेसिंग होता है यही होता है आपका रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, जिसको अलग अलग, क्योंकि वो बहुत सारे कंडीशंस पे वेरी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर ड्राइवर के लिए एग्जैक्टली यही टाइम सेकंड ही आपको लगेगा आपको वो रिएक्ट करने में। लेकिन क्या होता है कि सारे कंडीशन को ध्यान में रखते हुए IRC ने 2.5 सेकंड रिकमेंड किया है कि 2.5 सेकंड एक एवरेज टाइम है जो आपको किसी भी ड्राइवर को लगेगा। अब वो उसको कम भी लग सकता है, 2 सेकंड्स भी लग सकते हैं, उसको 3 या 4 सेकंड्स भी लग सकते हैं। तो एक्चुअल केसेस को आप क्योंकि डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि उसको कितना टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग 2.5 सेकंड को ही स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में लेके रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। अब इन सारे चीज़ों के अलावा एक चीज़ और हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, कि आपने कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखा, आपने ब्रेक्स अप्लाई कर दिया, या फिर आपने ब्रेक्स तुरंत अप्लाई नहीं किया और आपने ऑब्स्ट्रक्शन देखा और आपने वहाँ से एक आपको डाइवर्जन कुछ अवेलेबल था या आपको कुछ इस तरह का चांसेस था कि आप व्हीकल को सेम स्पीड पे ही दूसरे डायरेक्शन में ले जा करके आप उस एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते थे, तो वो आपका आएगा डायरेक्ट रिफ्लेक्स एक्शन में। तो ये फिर आपको इतना प्रोसेस होकर के नहीं पहुंचेगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये आपको 1 सेकंड भी हो सकता है रिफ्लेक्स एक्शन, 1 सेकंड से कम भी हो सकता है, 0.5 सेकंड हो सकता है। तो ये क्योंकि बेस्ट चांसेस है, ये है कि अगर आपको हो पाया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो आपको ये इतना टाइम तो लैप्स होगा ही। तो इसलिए हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन को काउंटर नहीं करते, इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम टाइम लैप्स होगा हमको उसके हिसाब से ही अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के 1 सेकंड से कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो कम आएगा रिक्वायर्ड। बट एक्चुअल केस में हो सकता है कि जब कहीं पे रोड पे आपको ड्राइवर को वो ऑब्स्ट्रक्शन दिखे तो वो रिफ्लेक्स एक्शन का यूज ही नहीं कर सके, तो इसलिए हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन को अवॉइड करके चलेंगे। हम लोग सिर्फ इस PIEV थ्योरी को ही कंसिडर करते हैं। तो इसलिए इस PIEV थ्योरी के अकॉर्डिंग T = 2.5 सेकंड हम लोग लेते हैं। तो ये हो गया आपको टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर की, ये क्या होता है और किस तरह से इसका वैल्यू लिया गया। अब आता है आपको सेकंड है स्पीड ऑफ व्हीकल, जिसको हम लोग कहते हैं डिजाइन स्पीड। अब डिजाइन स्पीड क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। स्पीड ऑफ द व्हीकल तो वो होता है जिसको हम लोग, जो हमारे रोड पे हमारे व्हीकल का स्पीड होता है वो वेरी करता है, क्योंकि हर व्हीकल का अपना अपना स्पीड होता है, सारी व्हीकल एक स्पीड से नहीं चलती है।
तो हम लोग क्या रिकमेंड करेंगे कैलकुलेशंस में, एक्चुअल केसेस के हिसाब से हम लोग 70 लेंगे कि 80 लेंगे, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा। तो इन सारे के लिए आईआरसी ने रिकमेंड किया कि आप एक डिज़ाइन स्पीड रखेंगे। अब डिज़ाइन स्पीड क्या होगा, तो वो अलग अलग रोड्स के कंडीशन के हिसाब से आईआरसी ने हमें रिकमेंड कर दिया कि अगर आप नेशनल हाईवे यूज़ कर रहे हैं और वो आपका प्लेन टेरेन है या रोलिंग टेरेन है, तो उसमें आपका डिज़ाइन स्पीड कितना है, मतलब कि आईआरसी आपको कितना मैक्सिमम स्पीड वहाँ रिकमेंड करता है। तो वो स्पीड के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अगर एक्चुअल केस नहीं गिवन हो तो, अगर एक्चुअल केस गिवन हो, जैसे आप खुद रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी व्हीकल अगर 80 के स्पीड से चल रही है, वो नेशनल हाईवे है, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना टाइम वहाँ पे 80 के स्पीड से स्टॉप होने में लगेगा। लेकिन अगर ये डेटा नहीं अवेलेबल हो और ये कहा जाए कि एक नेशनल हाईवे पे आपको एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना है, तो वो कितना डिस्टेंस होगा, तो वो आपको जो स्टैंडर्ड नेशनल हाईवे का स्पीड होगा उसके हिसाब से ही आपको रखना पड़ेगा। तो वो आपको स्टैंडर्ड नेशनल हाईवे का जो स्पीड होता है वो कहलाता है डिज़ाइन स्पीड। ये आपको हर तरह के रोड में, नेशनल हाईवे है कि एक्सप्रेसवे है या फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, सबके हिसाब से आपको मैक्सिमम डिज़ाइन स्पीड्स गिवन रहते हैं। इसको क्रॉस करना ही आपको वो इलीगल कहलाता है, जिसके लिए आपको चालान काटा जाता है। वो इसी डिज़ाइन स्पीड को क्रॉस करने पे होता है कि अगर आप इस डिज़ाइन स्पीड को क्रॉस करेंगे तो वो व्हीकल ओवर स्पीड व्हीकल माना जाएगा, फिर उसका चालान काटा जाता है। तो अब ये डिज़ाइन स्पीड समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि टेरेन्स कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि इस टेरेन्स के अकॉर्डिंगली ही आपको नेशनल हाईवेज या फिर एक आपके जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है वो इस टेरेन के अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन स्पीड प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कि डिज़ाइन स्पीड का टेबल में आपको क्या क्या वैल्यूज़ है, लेकिन उसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन क्या होते हैं। तो प्लेन टेरेन वो टेरेन होते हैं जिसका क्रॉस स्लोप क्या होता है, जो हमने कैम्बर पढ़ा था। अगर हम ये इस स्ट्रेट कैम्बर का ही अगर हम लोग एग्जांपल लें, तो इसमें अगर हम लोग क्रॉस स्लोप निकालते हैं तो ये क्या होता है, ये आपका राइज होता है और ये आपका रन होता है। तो राइज बाई रन का जो रेशियो होता है वो अगर आपका 0 to 10% के बिटवीन है तो फिर आपका वो टेरेन कहलाता है प्लेन टेरेन। तो ये एक्चुअली क्या है, हमारे कंट्रीज को ना अलग अलग स्लोप्स में बांट दिया गया है कि कहाँ पे आपको क्रॉस स्लोप्स कितने हैं। तो कहाँ पे है ये तो अभी नहीं पता, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपका क्रॉस स्लोप कितना है, या फिर वो कह देंगे कि आपको प्लेन टेरेन है या कह देंगे आपको रोलिंग टेरेन है। तो उसके हिसाब से आपको जो आपका 0 to 10% वाला जो क्रॉस स्लोप होता है वो आपको कहलाता है आपको प्लेन टेरेन। उसके बाद जो 11 से 25% वाला जो आपका क्रॉस स्लोप होता है वो आपको कहलाता है रोलिंग टेरेन। और फिर जब आपका माउंटेनियस टेरेन होता है, जब 26 से 60% आप लोग क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं, और जब आपका 60% से ग्रेटर रहता है क्रॉस स्लोप, मतलब बहुत ही स्टीप हो जाता है वहाँ पे, तो वो कहलाता है आपको स्टीप टेरेन। तो जैसे आप माउंटेन में जब जाते हैं तो वहाँ पे जब आप कहीं पे टर्न ले रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपका रोड में सुपर एलिवेशन प्रोवाइड रहता है। तो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड होने का मतलब है कि रोड कुछ इस तरह से रहता है। जब आप इस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं तो ये आपको सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड रहता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो आपका राइज है वो ये है और रन है वो आपका ये है। तो इसका आपको, क्योंकि सुपर एलिवेशन की जगह पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा प्रोवाइडेड होता है, तो माउंटेनियस में इसलिए आपको 26 से 60% गिवन भी है। तो मतलब है कि ये वाला वैल्यू ज़्यादा होता है तो ये आपको बता देता है कि ये माउंटेनियस रोड है। यही अगर वैल्यू आपका कम होगा, मतलब बिल्कुल कुछ ऐसा कैम्बर होगा, तो ये बहुत कम होगा। तो ये अगर आपको 25 और 11 के बीच में है तो आपको ये हो गया रोलिंग टेरेन। अगर ये आपको 0 to 10% के बीच में है तो ये हो गया आपको प्लेन टेरेन। तो ये आपको प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस एंड स्टीप, इसके अकॉर्डिंगली आपको डिज़ाइन स्पीड्स गिवन है कि नेशनल हाईवे अगर आपको प्लेन है या रोलिंग है तो कितना होगा, अगर आपको माउंटेनियस है तो कितना होगा। उसके हिसाब से अब हम लोग नेक्स्ट इस टेबल की बात करेंगे जो हम लोग डिज़ाइन स्पीड का टेबल होगा। अब आपको डिज़ाइन स्पीड के लिए ये टेबल दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें अगर आप सही से देखेंगे तो आपके प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन, माउंटेनियस टेरेन एंड स्टीप टेरेन, इन चारों के लिए आपको वैल्यूज दिए गए हैं, जिसमें आपको रूलिंग एंड मिनिमम वैल्यूज है। रूलिंग हम लोग कहते हैं मैक्सिमम वैल्यूज को, जो परमिसेबल होता है। तो प्लेन टेरेन में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, उसी तरह आपको रोलिंग टेरेन में मैक्सिमम मिनिमम, माउंटेनियस में मैक्सिमम मिनिमम एंड स्टीप में मैक्सिमम मिनिमम। अब टेबल कहता है ये डिजाइन स्पीड्स इन किलोमीटर पर आवर फॉर वेरियस टेरेन्स। अलग अलग टेरेन्स के लिए आपको ये डिजाइन स्पीड, ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं ये आपके डिजाइन स्पीड्स हैं इन किलोमीटर पर आवर। ये आपको अलग अलग टेरेन के कैटेगरी के हिसाब से है और अलग अलग रोड्स के हिसाब से है। अब जैसे कि एक्सप्रेसवे की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप लोग प्लेन टेरेन में आपका अगर एक्सप्रेसवे है तो वहाँ पे आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है और आपका मिनिमम 100 किलोमीटर पर आवर है। इससे कम भी आपको नहीं रखना है, इससे ज़्यादा भी आपको नहीं रखना है। ये आपका आईआरसी के हिसाब से रिकमेंडेड आपका डिज़ाइन स्पीड्स है। फिर उसी के बाद आप जब रोलिंग टेरेन में आपका एक्सप्रेसवे होगा तो आपका मैक्सिमम 100, मिनिमम 80 है,
फिर आपका माउंटेनियस में होगा तो मैक्सिमम 80 मिनिमम 60 है, और आपका अगर स्टीप में भी होगा तो मैक्सिमम 80 है, मिनिमम 60 किलोमीटर पर आवर आपका डिजाइन स्पीड है। ये आपका एक्सप्रेसवेज का। सेम फिर आपका NH एंड SH के लिए सेम वैल्यूज है, मैक्सिमम 100 मिनिमम 80 फॉर प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन मैक्सिमम 80 मिनिमम 65, माउंटेनियस के लिए मैक्सिमम 50 मिनिमम 40, स्टीप के लिए मैक्सिमम 40 मिनिमम 30। फिर उस हिसाब से मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का भी आपको यहाँ पे सारे वैल्यूज मिले हुए हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के भी आपको सारे वैल्यूज हैं, और आपको विलेज रोड के भी आपको सारे मैक्सिमम एंड मिनिमम रोड डिजाइन स्पीड के वैल्यूज गिवन है। ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपको अगर किसी एक व्हीकल का स्पीड नहीं प्रोवाइड करता है कि एक व्हीकल 80 स्पीड के स्पीड से जा रही है, तो उस केस में आपको ये प्रोवाइड कर देता है कि आपका एक प्लेन टेरेन में नेशनल हाईवे पे एक व्हीकल चल रही है। तो प्लेन टेरेन एंड नेशनल हाईवे, ये दो इन्फॉर्मेशन से आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका मैक्सिमम स्पीड आप क्या कंसीडर करने वाले हैं। तो आप 100 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, अगर व्हीकल 90 पे भी चल रही है तो भी वो डिस्टेंस उसको उतना रिक्वायर्ड होगा नहीं, तो मैक्सिमम 100 के हिसाब से ही आप उस समय कैलकुलेशन करेंगे। तो दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि व्हीकल का स्पीड कितना है, सेकंड या आपको रोलिंग टेरेन एंड एक्सप्रेसवे गिवन होगा, तो आपको फिर ये स्पीड याद होना चाहिए। तो ये टेबल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी याद होने चाहिए और आपको सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी याद होने चाहिए। उसके बाद ये तो हो गया आपको डिजाइन स्पीड का। इस पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जो आप फॉर्मूला में डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको डिजाइन स्पीड का भी वैल्यू होगा। तो वो वैल्यू इसलिए आपको ये डिजाइन पे वो डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आप डिजाइन का स्पीड लेंगे वैसे वैसे उस फॉर्मूले में आपका लेंथ चेंज होते जाएगा। तो आपको ये एक फैक्टर था डिजाइन स्पीड, जिसपे आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर था आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब आपके रोड एंड टायर्स के बीच में जो फ्रिक्शन का वैल्यू है उसका कोफिशिएंट पे आपका डिपेंड करता है। ये कोफिशिएंट जो है, जो हम लोग जब फॉर्मूला डिस्कस करेंगे तो उसमें ये आपका डिनोमिनेटर में ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू रहता है। तो इसलिए आपको ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू जो है, ये हम लोगों का जितना हम लोग मिनिमम लेंगे उतना हम लोगों का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मैक्सिमम होता जाएगा। अगर ये हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला है, इसमें आपका समथिंग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में अगर आपका यहाँ पे f का वैल्यू अगर गिवन है, तो आप इसको जितना ज्यादा f का वैल्यू लेंगे आपका SSD इतना कम होता चला जाएगा, तो वो आपका रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा। आपको एक हाईवे में मैक्सिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना होगा, तो ये आप जितना मिनिमम कंसिडर करके चलेंगे उतना आपका SSD आपका ज्यादा आएगा। तो IRC के रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको अलग अलग डिजाइन स्पीड के लिए जो आप यहाँ से चूज कर लेंगे, उसके बाद आपको जो भी स्पीड आपने चूज किया, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, या तो माउंटेनियस का हो, रोलिंग का हो, प्लेन का हो, जो भी स्पीड अगर आपने 65 कंसिडर किया तो 65 के लिए आपको एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू गिवन है। उसी तरह आपको 20 से 30 के लिए आपको 0.4 है, 40 के लिए 0.38 है, 50 0.37। आप जैसे जैसे आपका स्पीड इंक्रीज होते जा रहा है वैसे वैसे आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। तो अगर आपको एग्जाम में ये नहीं गिवन होता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, तो उस केस में आप अपने डिजाइन स्पीड के हिसाब से आप ये वैल्यूज याद रखेंगे और आपको ये लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.35 और 0.36, फिर आपको वही कंसिडर करना है। फिर आपको ये टेबल से वो वैल्यूज नहीं लेने हैं, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। अब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें आपको ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यूज गिवन नहीं होती है, तो उस केस में आप डिजाइन स्पीड के हिसाब से ये टेबल नहीं याद रखते हैं। उस केस में हम लोग जो मिनिमम वैल्यू होता है 0.35, ये हम लोगों को, चाहे वो गेट का एग्जाम हो या SSC का एग्जाम हो, किसी में भी हम लोगों को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग सबसे मिनिमम 0.35 कंसिडर करके चलते हैं। ये हमारा एक फिक्स्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हमारा रूल है। इसलिए आपको, अगर आप जब सेमेस्टर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये स्पीड के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेशंस लेके चलने होंगे। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करेंगे तो आपको f का वैल्यू 0.35 ही कंसिडर करके चलना होगा। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कि कितना आपका फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है रोड एंड टायर के बीच में। तो ये जितना आपका ज़्यादा होगा उतना आपका जो स्पीड है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। ये जितना आपका कम होगा, मतलब जब आप हाई स्पीड पे होंगे तो ये वैल्यू कम होगा, क्योंकि फिर व्हीकल हाई स्पीड पे मूव कर रही है तो फ्रिक्शन लेस हो जाता है। जब व्हीकल स्लो स्पीड पे मूव करेगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो वो टेबल से भी आपको समझ में आ जाएगा कि व्हीकल स्लो है तो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, व्हीकल हाई स्पीड पे है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है आपका। ठीक है, तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद आपका एक वैल्यू आता है जो होता है आपका ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट पे किस तरह से आपका डिपेंड करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी हायर ग्रेडियंट पे जा रहे हैं, अपस्ट्रीम अगर आप जा रहे हैं, आप एक अगर हिल्स पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर आपका व्हीकल इस तरह से मूव कर रहा है
और अगर आपने सामने यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखा, तो आप जब हील्स पे मूव कर रहे होते हैं, तो आप जब इस ऑब्स्ट्रक्शन को देख करके जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो जब आप प्लेन्स में चल रहे होते हैं तो वो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, आप उसमें वैल्यू पुट करते हैं, आपका वो आ जाता है। लेकिन जब आप हिल्स पे, जब आप अपसाइड जा रहे हैं, तो आपको ग्रेविटी भी तो आपको एक हेल्प करेगा ना कि आपके डिस्टेंस को रिड्यूस करने में। क्योंकि आप अगर नॉर्मल केसेस में अगर आप यहाँ पे 500 मीटर अगर आपको डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता आपको व्हीकल को कंप्लीटली स्टॉप करने में, तो एक कॉमन सेंस की भी अगर बात करें, तो जब आप हिल्स पे चल रहे होंगे तो हो सकता है कि ये आपको 450 mm ही रिक्वायर्ड हो, 450 मीटर ही रिक्वायर्ड हो, ठीक है, ये होगा। तो ये आपको ग्रेडियंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप फॉर्मूला में हम लोग जाएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ग्रेडियंट का आपको यूज कहाँ पे करना है। और सेम अगर आप डाउन हिल अगर जा रहे होंगे, तो जो भी रिक्वायर्ड आपका यहाँ 500 आना था, तो जब आप डाउन हिल में जा रहे होंगे और आप अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो आपको वो हो सकता है कि 550 मीटर रिक्वायर्ड हो व्हीकल को कंप्लीटली स्टॉप करने में। तो मतलब है कि जब आप अप हिल जा रहे होंगे, तो आपको ये जो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो आपको रिड्यूस हो जाएगा, और जब आप डाउन हिल जा रहे होंगे तो आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, तो हम लोग इस ग्रेडियंट को और अच्छे से वहां पे समझेंगे कि हम लोग फॉर्मूला में उसको प्लस और माइनस किस तरह से हम लोग किस केसेस में कंसिडर करते हैं। उसके बाद एक वैल्यू आता है आपको ब्रेकिंग इफिशिएंसी। अब ब्रेकिंग इफिशिएंसी क्या है कि आपके व्हीकल की जो ब्रेकिंग इफिशिएंसी है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तो कभी आपकी ब्रेकिंग इफिशिएंसी 0.5 रहती है, मतलब 50% हो जाती है, कभी 70% रहती है, कभी 80% रहती है। 0.5 से ज़्यादा कम अगर रहती है तो फिर आप अपने ब्रेक्स को चेक कराते हैं और फिर आपका ब्रेक वापस आप चेंज कराते हैं। तो किसी भी केस में 100% से ज़्यादा इफिशिएंसी किसी ब्रेक का होगा नहीं। तो हम लोग क्या कंसिडर करके चलते हैं कि अगर हम लोग ब्रेकिंग इफिशिएंसी जितना रिड्यूस करेंगे, अगर हमारा ब्रेकिंग इफिशिएंसी फॉर एग्जांपल 1 है, मतलब 100% है, तो फिर हमारा जो भी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो हमारा फॉर एग्जांपल अगर 500 मीटर रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर हम ब्रेकिंग इफिशिएंसी रिड्यूस कर देंगे, अगर हमारा ब्रेक 70% ही काम कर रहा है, तो उसको 500 के बदले उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने में, स्टॉप होने में लगेगा, क्योंकि हमारी ब्रेक उतनी इफिशियंट है नहीं। तो हम लोग जो SSD जब कैलकुलेट करते हैं 100% ब्रेकिंग इफिशिएंसी के लिए, तो वो आपका एक वैल्यू आया फॉर एग्जांपल 500। लेकिन जब हमारा ये 70% हो जाएगा, तो वो वैल्यू आपको, जो ये हमारा ब्रेकिंग इफिशिएंसी होता है, इसको हम लोग B से डिनोट करते हैं, ब्रेकिंग इफिशिएंसी को B से डिनोट करते हैं। तो ये B आपका F के साथ मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर में। तो जब आपका डिनोमिनेटर में है, तो जब आपका 70% आप इस वैल्यू को ले रहे हैं, तो पहले ये B आपका 1 था और F आपका फॉर एग्जांपल 0.35 था। लेकिन जब आप इसको 70% ले रहे हैं, तो आप इसको वैल्यू 0.7 लेंगे और ये आपका 0.35 ही है। तो ये ओवरऑल मल्टीप्लाई होकर के ये इस वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। तो रिड्यूस कर देगा तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या समझे कि अगर हम लोगों का ब्रेकिंग इफिशिएंसी 100 से रिड्यूस हो जाएगा, अगर हमारा ब्रेक्स उतने इफेक्टिव नहीं होंगे, तो हमारा जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। ये मैथमेटिक्स हम लोग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर से समझ सकते हैं ना, कि अगर हमारा फॉर्मूला में अगर हमारा ब्रेकिंग एफिशिएंसी डिनोमिनेटर में है, तो हमारा ये लेंथ जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। यही v अगर आपका न्यूमरेटर में रहता और आपका अगर ये 100 से 70 हो जाता, तो ये 1 से 0.7 हो जाता, तो फिर आपको SSD का डिस्टेंस जो है ये कम हो जाता। तो ये तो ऑब्वियस है कि ये ऊपर हो नहीं सकता है, क्योंकि आपका ब्रेक एफिशिएंट नहीं है, मतलब आपको डिस्टेंस ज़्यादा रिक्वायर्ड है व्हीकल स्टॉप करने के लिए। तो ये पांचों फैक्टर्स है आपको इंपॉर्टेंट, जो आपको SSD ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं और इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इसलिए आपको ये सारे वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे SSD के फॉर्मूला की। तो SSD के फॉर्मूला में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से उसका फॉर्मूला डिराइव किया गया है, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे SSD के आपको कैलकुलेशंस। अब जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि SSD इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, ये तो समझ में आ गया होगा सबको। अब लैग डिस्टेंस क्या होता है? तो लैग डिस्टेंस ये होता है कि जैसे ही आपने कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखा और उस ऑब्स्ट्रक्शन देखने के बाद जो आपको रिएक्शन टाइम लगा 2.5 सेकेंड, अगर IRC के रिकमेंडेशन को ले तो 2.5 सेकेंड में आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस क्या होता है आपको स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड आपका जो भी डिजाइन स्पीड रहेगा या आपका व्हीकल का स्पीड रहेगा, और टाइम जो आपका 2.5 सेकेंड होगा, तो इससे आपको मिल जाता है लैग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस हो गया आपका v इंटू टी, जिसमें v हमारा मीटर पर सेकेंड में होगा, क्योंकि t हमारा 2.5 सेकेंड है, तो ये सेकेंड में है, तो ये भी v भी सेकेंड में होगा। तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड करेंगे तो ये हमें लैग डिस्टेंस दे देगा मीटर्स में, ठीक है। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है? तो जब व्हीकल मूव कर रही होती है, उसका अपना एक वेट होता है और फिर आपका कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, तो हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालते हैं कि जो हमारा वर्क डन होता है हमें व्हीकल को स्टॉप करने में, उसको हम इक्वेट करते हैं जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है ऑफ द व्हीकल।
तो अब वर्क डन हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल का वेट है F इंटू हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और जो डिस्टेंस L वो कवर करेगा, ये हमारा वर्क डन है व्हीकल को स्टॉप करने में। और उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv²। तो अब मास हमारे पास है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि WFL को इक्वेट करेंगे हाफ इंटू W/g ले लेंगे m के बदले हम लोग, और इंटू v² हमारा एज इट इज रह जाएगा। तो जब हम लोग इसमें से W कट करेंगे तो हमारा L इज इक्वल टू आ जाएगा v²/2g, और ये F हमारा इधर आ जाएगा। तो ये है हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये हमारा आएगा मीटर्स में। इसमें आप क्या होगा, आपका v होगा मीटर पर सेकेंड में, g आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, f आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है, ये यूनिटलेस होगा, ये आपको 0.35 से 0.4 के बीच वैरी करेगा, और आपका L जो है ये आपका मीटर्स में होगा। ये L है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस, V है आपका डिजाइन स्पीड या व्हीकल का जो भी स्पीड है इन मीटर पर सेकंड, G है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और F है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अब हम लोग अगर SSD का फॉर्मूला निकालना चाहें तो लैग डिस्टेंस VT प्लस v²/2gf, ये है हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला फॉर प्लेन ग्राउंड्स। जब हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारा ग्राउंड जो है वो प्लेन है, हम लोग अभी इसमें स्लोप को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग ग्रेडियंट कवर करते हैं। अब ग्रेडियंट जो हम कवर करते हैं वो दो तरह का होगा, या तो आपका +n% होगा जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, या फिर आपका -n% होगा जब आप नीचे की तरफ आ रहे होंगे। तो जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो आपका +n% आपका क्या करेगा, ग्रेडियंट प्लस में है, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो आपका जो ग्रेविटी होता है वो आपको लेंथ को रिड्यूस करेगा, मतलब वो आपको हेल्प करेगा आपको SSD को रिड्यूस करने में। अगर आप 500 मीटर आपका यहाँ प्लेन्स में आ रहा है तो आपका वापस जब आप ऊपर चल रहे होंगे तो आपका वो डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो कम हो जाने का मतलब है कि जो भी वैल्यू आएगा आपका ग्रेडियंट का वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा, तभी तो आपको ये टोटल SSD का वैल्यू जो होगा वो आपका, अगर हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू सिर्फ 2GF है, जब हम लोग ये भी ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा 2GF से, ये इंक्रीज होगा तो SSD आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा SSD उस केस में VT प्लस v²/2gf प्लस n%। तो इसको अगर हम लोग और सॉल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा VT प्लस v²/2gf प्लस 0.01 इंटू n। अगर जैसे हमारा 2% है तो हम 2/100 लिखेंगे, तो 2/100 क्या हो जाएगा, 0.01 इंटू 2 कर देंगे डायरेक्टली। तो ये आ जाएगा हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला फॉर SSD फॉर स्लोपिंग ग्राउंड्स। तो यहाँ हम लोग प्लस माइनस दोनों रखेंगे। जब हमारा माइनस वाला होगा, जब हम लोग डिक्रीज स्लोप में नीचे जा रहे होंगे, तो ये हमारा क्या होगा कि लेंथ को इंक्रीज कर देगा। तो हम जो ये हमारा टोटल वैल्यू होगा इसमें तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस यूज करेंगे, और जब हमारा +n% यूज करेंगे तो हमारा प्लस होगा। तो मतलब जैसे जैसे अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो ये प्लस F प्लस 0.01n होगा, जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपका F माइनस 0.01n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्लोपिंग ग्राउंड्स के लिए। ठीक है, तो आपके पास दो फॉर्मूलेज हो गए, एक आपका फॉर्मूला हो गया प्लेन ग्राउंड्स के लिए, एक आपका फॉर्मूला हो गया स्लोपिंग ग्राउंड्स के लिए। अब ये दोनों फॉर्मूलेज आपको, इसमें आपका जो डिजाइन स्पीड है ये आपका मीटर पर सेकेंड में है। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे कि आप किलोमीटर पर आवर में ही अगर यूज करते हैं तो ये वैल्यू इसमें कुछ कुछ चेंज हो जाएगा। तो जो पहला वाला केस है ये, इसको हम लोग अगर केस 1 कहते हैं, इसको हम लोग केस 2 कहते हैं, तो केस 1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 0.278 VT प्लस v²/254 F। ये आ जाएगा हमारा प्लेन के केस में, जब हम लोग स्पीड को किलोमीटर पर आवर लेंगे। इसमें v इज इन किलोमीटर पर आवर। SSD आपको फिर भी मीटर्स में ही आएगा, मतलब SSD का जो वैल्यू होगा वो हमेशा आपको मीटर्स में ही आएगा, लेकिन आप स्पीड जो लेंगे वो आपका या तो आप मीटर पर सेकंड में लेंगे या तो आप इसमें किलोमीटर पर आवर में लेंगे। तो किलोमीटर पर आवर में लेंगे तो आपका ये वाला वैल्यू हो जाएगा, अगर मीटर पर सेकंड में लेंगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस वाले को अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो ये आपको हो जाएगा 0.278 VT प्लस v²/254 F प्लस माइनस 0.01 n।
ये सिंपल सा है कि आपने जब आप मीटर पर सेकेंड को जब आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देते हैं तो जो आप मल्टीप्लाई करते हैं, इस केस में आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, इस केस में आप उसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे आपके ये सारा जो आपका 2 इंटू जी का वैल्यू आप पुट कर दिया यहाँ पे, तो 2 इंटू 9.8 आपने पुट कर दिया। फिर आपने यहाँ v के जगह पे आपने किलोमीटर वाला v प्रोवाइड कर दिया, और 5/18 से जो आप मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर करके, तो वो सारे चीज को सॉल्व करने के बाद आपको ये वाला फॉर्मूला आता है। तो आप नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको मीटर पर सेकेंड में अगर यूज करना है, तो आपका अगर फॉर एग्जांपल 80 किलोमीटर पर आवर है, तो आप उसको चेंज कर दीजिए 5/18 से, उस हिसाब से आपका मीटर पर सेकेंड में आपका आ जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड में जब आ जाएगा तो फिर आप उसको यहाँ पुट करके ये यूज कर लीजिए, तो आपका एसएसडी मिल जाएगा मीटर्स में। या नहीं तो अगर आपको ये नहीं करना है तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला याद रखिए या ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, इसमें आप किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पुट कर दीजिए, आपका डायरेक्टली मीटर्स में आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ जाएगा। ये लेकिन ध्यान रखना है कि हमेशा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको मीटर्स में ही आएगा। किलोमीटर पर आवर वाला स्पीड यूज करने से भी वो आपको किलोमीटर्स में नहीं आएगा वैल्यू, एसएसडी हमेशा आपका मीटर्स में ही आएगा। सिर्फ आपका ये फॉर्मूला में ये वैल्यूज चेंज हो जा रहे हैं क्योंकि आपने किलोमीटर पर आवर की जगह पे मीटर पर सेकंड की जगह पे आपने किलोमीटर पर आवर यूज कर लिया, इसलिए आपको ये वैल्यूज चेंज हो जा रहे हैं। तो ये आपको 1 के केस में ये हो गया मीटर पर सेकंड में, ये हो गया किलोमीटर पर आवर में, और आपको ये हो गया 2 के केस में मीटर पर सेकंड में, और ये 2 के केस में किलोमीटर पर आवर में। इसमें आपको v इज इन किलोमीटर पर आवर। तो आपके ये टोटल 4 फॉर्मूलाज बन गए हैं जो आपको यूज होंगे। एक आपको प्लेन ग्राउंड्स के लिए 2 फॉर्मूला जो आपको मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर के लिए है, और फिर आपको स्लोपिंग ग्राउंड्स के लिए भी 2 फॉर्मूला जो आपको मीटर पर सेकंड और आपको किलोमीटर पर आवर में है। इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए ही हम लोग आगे अब अपना कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें आपको एक चीज और आता है कि अभी तक इसमें हमने कहीं पे भी ब्रेकिंग एफिशिएंसी का बात नहीं किया है। तो जब हमने ब्रेकिंग एफिशिएंसी का बात नहीं किया है तो इसका मतलब है कि ये हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारा ब्रेक जो है वो 100% एफिशिएंट है। लेकिन अगर किसी भी केस में हमारा अगर ब्रेक 100% एफिशिएंट नहीं होगा, तो वो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका 90% एफिशिएंट होगा, तो इसका मतलब है कि आपको 0.9 होगा वो वैल्यू बी का, जो हम लोग यहाँ बी लेते हैं। तो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है इसी को अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं ब्रेकिंग के केस में, तो एस इज इक्वल टू VT प्लस v² 2GF इंटू बी हो जाता है। अब ये b का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, जो क्वेश्चन में हमारा ब्रेकिंग एफिशिएंसी गिवन है। अगर 0.9 गिवन है तो 0.9 लेंगे। तो ये टोटल जो 2GF आप यहाँ यूज कर रहे थे, ये क्या होगा, ये आपको 0.9 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 10% रिड्यूस हो जाएगा। फिर अगर आपका एफिशिएंसी 20% रिड्यूस है तो आप यहाँ 0.8 यूज करेंगे b के जगह पे, तो आपका ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.8 से रिड्यूस हो जाएगा। तो जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू आपका एसएसडी का इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेक का एफिशिएंसी जितना कम होते जाएगा, आपका एसएसडी उतना ज्यादा रिक्वायर्ड होते चला जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला जब आप ब्रेकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 2GF इंटू बी हो जाएगा। और ये हर जगह होगा, ये यहाँ पे भी जब आप स्लोप में जा रहे हैं और आपका ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम है, तो यहाँ पे ये टोटल जो ये वैल्यू है f प्लस माइनस 0.01 n, इसमें आपको ये b मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये आपको f इंटू बी, ये इस f में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको। सेम यहाँ पे भी f इंटू बी, मतलब वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को ही आपको रिड्यूस कर देगा। जितना आपका ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका उतना रिड्यूस होते चला जाएगा। फिर उसमें या तो आपको ग्रेडियंट है या फिर आपको वो नहीं है, वो एक सेपरेट केस है। लेकिन आपका 2GF में ही आपको b मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा जब आप ब्रेकिंग एफिशिएंसी के केस को ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे आपको है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे, और आपको किस तरह से फॉर्मूला डिराइव किया गया, किस फॉर्मूला में आपको कौन सा वैल्यू मीटर पर सेकंड में लेना है, कौन सा वैल्यू आपको मीटर में लेना है, कौन सा किलोमीटर पर आवर में लेना है, उसके हिसाब से आप ये 4 फॉर्मूला आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। आप अगर किलोमीटर पर आवर का फॉर्मूला नहीं भी याद रखेंगे तो आपको 2 फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा, जो आपका VT प्लस v² 2GF है, और जिसमें आपको 2GF में आपको 0.01 n या प्लस या माइनस आपको होगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आपको स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या नहीं तो फिर आप 4 फॉर्मूला याद रख लीजिए। तो ये है आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड आपको कैलकुलेशंस करेंगे, मतलब सारे न्यूमेरिकल जो आपके स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के हैं वो हम लोग इससे रिलेटेड करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।